चैप्टर 1, द कर्टन ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि इस समय तुम सचमुच जाग रहे हो? सवाल सुनते ही तुम्हारे भीतर हल्का सा झटका आता है। तुम तुरंत कहना चाहते हो, हाँ, बिल्कुल, मैं जाग रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। लेकिन ठहरो, अगर यह सब सपना हो तो? अगर यह इल्यूजन हो जिसे तुम सच मान बैठे हो तो? और अगर ऐसा है तो तुम्हें इसका एहसास कब होगा? शायद तब, जब तुम किसी और गहरी जागरूकता में प्रवेश करोगे। यहीं से शुरू होती है द कर्टन ऑफ कॉन्शियसनेस की यात्रा। ये पर्दा तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम वास्तविकता को जानते हो, कि तुम कंट्रोल में हो, कि तुम्हारा सेल्फ स्थिर और स्थायी है। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा अनसेटलिंग है। सोचो, तुम किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर खड़े हो। हजारों आवाजें, हजारों दृश्य तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है। लेकिन क्या तुम्हें उन सब की डिटेल याद रहती है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जिन्हें उसने सर्वाइवल के लिए जरूरी माना है। बाकी सब फेड हो जाता है। यही है स्पॉटलाइट इफेक्ट ऑफ अटेंशन। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम बस वही देख रहे हो जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें दिखा रहा है। बाकी पूरी दुनिया, पूरी वास्तविकता पर्दे के पीछे दबा दी जाती है। अब जरा कल्पना करो कि तुम्हें हर पल का पूरा रॉ डेटा दिखने लगे। हर आवाज की लहर, हर स्मेल, हर वाइब्रेशन, हर टेम्परेचर शिफ्ट। क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? तुम्हारा नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक एडिटेड वर्जन दिखाता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी फिल्म का रॉ फुटेज तुम्हें कभी नहीं दिखता। तुम्हें सिर्फ स्मूथ शॉट्स, म्यूजिक और कोहेरेंट कहानी दिखती है। तुम्हारा ब्रेन भी यही करता है। वह रफ कट्स, गड़बड़ियां और गैप्स छुपा देता है। तुम्हें इल्यूजन देता है कि तुमने सब कुछ साफ साफ देख लिया है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा है। तुम इस एडिटेड वर्जन को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हो। ये इल्यूजन यहीं खत्म नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम सोचते हो, मैं चूज करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं डिसाइड करता हूं। लेकिन न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स ये साबित कर चुके हैं कि तुम्हारे सबकॉन्शियस डिसीजंस तुम्हारे अवेयर होने से कई सेकंड पहले हो जाते हैं। जब तुम कहते हो, अब मैंने डिसाइड किया, असल में तुम्हारा ब्रेन पहले ही कमांड जारी कर चुका होता है। तो क्या तुम सचमुच कंट्रोल में हो, या कंट्रोल का ये इल्यूजन सिर्फ तुम्हें काम रखने का एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है? अब बात करते हैं आइडेंटिटी के ट्रैप की। तुम सोचते हो कि तुम्हारा आई हमेशा वही है। कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलती है। तुम्हारे थॉट्स, मूड्स, डिजायर्स सब बदलते रहते हैं। फिर भी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें यह इल्यूजन देता है कि तुम स्थिर हो। फिलोसफी और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि सेल्फ कोई स्थायी वस्तु नहीं है। डेविड ह्यूम ने कहा था, जब मैं भीतर देखता हूं तो मुझे बस परसेप्शंस का एक बंडल दिखता है। बौद्ध दर्शन इसे अनाटा कहता है, यानी नो सेल्फ। तुम्हारा आई असल में एक कहानी है, एक फिक्शन जो तुम्हें जीने के लिए जरूरी है। अब अपनी अवेयरनेस पर ध्यान दो। क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हें अपनी स्किन का सेंसेशन अभी तक महसूस ही नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, तुम इंस्टेंटली उसे महसूस करने लगे? क्या यह सेंसेशन पहले से नहीं था? था, बस तुम्हारे ब्रेन ने उसे इग्नोर कर दिया। यही है परसेप्शन का खेल। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही दिखाता है, वही महसूस कराता है जिसे वह रेलिवेंट मानता है। बाकी सब पर्दे के पीछे धकेल दिया जाता है। अब सपनों की बात करते हैं। जब तुम सपने देखते हो तो वह उतना ही रियल लगता है जितना वेकिंग लाइफ। सपने में दौड़ना, डरना, रोना, हंसना सब सच लगता है। लेकिन जागने के बाद तुम कहते हो, वो तो बस सपना था। तो फिर क्या गारंटी है कि ये वेकिंग लाइफ भी किसी बड़े सपने का हिस्सा नहीं है? डार्क साइकोलॉजी यही तुम्हारे माइंड को चैलेंज करती है।
क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो कि शायद यह भी सपना है, तुम्हारा ट्रस्ट रियलिटी पर से हिल जाता है। और यही दरअसल पहला कदम है डीपर ट्रूथ की ओर। ये रियलाइजेशन डरावना है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा आई डिसॉल्व हो रहा है, तो पैनिक होता है। तुम्हें लगता है कि शायद मैं कोई नहीं हूं। लेकिन उसी डर के भीतर एक गहरी फ्रीडम छुपी है। अगर सेल्फ इल्यूजन है, तो तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, किसी आइडेंटिटी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ प्रेजेंट अवेयरनेस हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक कर्टन है। उसके पीछे छुपी है तुम्हारी रॉ रियलिटी, तुम्हारा सबकॉन्शियस, तुम्हारे सप्रेस्ड इमोशंस, तुम्हारा असली चेहरा। ये स्क्रिप्ट, ये यात्रा तुम्हें धीरे धीरे उस पर्दे के पीछे ले जाएगी। एक एक इल्यूजन टूटेगा, एक एक लेयर हटेगी, और हर बार तुम्हारा परसेप्शन हिल जाएगा। तो यही है द कर्टन ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला इल्यूजन, पहला धोखा, ये तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम सब कुछ देख रहे हो, तुम कंट्रोल में हो, तुम जानते हो तुम कौन हो। लेकिन ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड हेलुसिनेशन है। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, और बस ये सवाल अपने भीतर सॉफ्टली गूंजने दो। मैं कौन हूं? और क्या यह रियलिटी सचमुच रियल है, या सिर्फ एक इल्यूजन? चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ चॉइस एप। क्या तुम्हें यकीन है कि जो भी निर्णय तुम लेते हो, वो तुम्हारे अपने हैं? तुम सोचते हो, मैं चुनता हूं, मैं डिसाइड करता हूं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह आई चूज सचमुच तुम्हारा अपना है, या ये पहले से ही तय हो चुका होता है और तुम सिर्फ उसे जस्टिफाई करते हो? यह सवाल जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही अनसेटलिंग है। क्योंकि न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी बार बार यह दिखा चुके हैं कि फ्री विल, जिसे हम सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वह शायद महज एक इल्यूजन है। कल्पना करो कि तुम्हें दो बटन दिखाए जाते हैं, लाल और नीला। तुम कुछ सेकंड सोचते हो और फिर नीला बटन दबाते हो। तुम्हें लगता है यह मेरा निर्णय था, मैंने कॉन्शियसली इसे चुना। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डिसाइड करने से पहले ही नीले बटन का सिग्नल जनरेट कर चुका था। यह कोई फिलोसॉफिकल इमेजिनेशन नहीं है, यह साइंस है। साल 1983 में बेंजामिन लिबेट नाम के न्यूरो साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया की साइकोलॉजी हिला दी। एक्सपेरिमेंट सिंपल था। पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि वे किसी भी मोमेंट हाथ हिलाए, और साथ ही एक क्लॉक पर नोट करें कि उन्होंने किस एग्जैक्ट मोमेंट पर यह डिसीजन लिया। साथ ही उनके ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। ब्रेन में मूवमेंट के सिग्नल्स, जिन्हें रेडीनेस पोटेंशियल कहा जाता है, डिसीजन लेने से लगभग 300 मिलीसेकंड पहले दिखाई देते थे। यानी पार्टिसिपेंट्स के मैंने अभी डिसाइड किया कहने से पहले ही उनका ब्रेन मूवमेंट शुरू करने का सिग्नल भेज चुका था। और बाद में इस एक्सपेरिमेंट को और रिफाइंड किया गया। कुछ वर्जन्स में ब्रेन एक्टिविटी 7 सेकंड्स पहले तक डिटेक्ट कर ली गई थी, जब तक कि पार्टिसिपेंट को कॉन्शियसली पता भी नहीं था कि वो कौन सा बटन दबाने वाले हैं। तो सवाल है, अगर डिसीजन पहले ही लिया जा चुका था, तो तुम्हारा कॉन्शियस आई क्या कर रहा है? लिबेट ने खुद कहा था, कॉन्शियस माइंड शायद बस वेटो पावर रखता है। तुम डिसीजन को रोक सकते हो, लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस पहले से ही रास्ता चुन लेता है, और तुम्हारा कॉन्शियस बस उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है। अब सोचो, जब तुम कहते हो, मैंने यह जॉब चुनी, मैंने यह रिलेशनशिप चुना, मैंने यह खाना चुना, तो क्या यह सचमुच तुम्हारी कॉन्शियस चॉइस है, या फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस पहले से तय कर चुका था और अब तुम बस कहानी गढ़ रहे हो? यही है आई चूज वर्सेस आई जस्टिफाई इल्यूजन। तुम्हें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम बाद में एक कारण बना रहे हो ताकि चॉइस तुम्हारी लगे। डार्क साइकोलॉजी यही सबसे खतरनाक खेल खेलती है,
क्योंकि अगर तुम्हारे डिसीजंस सचमुच तुम्हारे नहीं हैं, तो क्या तुम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस ट्रिगर किसी अपराधी को हत्या करने पर मजबूर करता है, तो क्या वो गिल्टी है? अगर किसी एडिक्ट का सबकॉन्शियस उसे बार बार ड्रग लेने पर मजबूर करता है, तो क्या वो चॉइस है या ट्रैप? सोसाइटी ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ढांचा इस बिलीफ पर टिका है कि हमारे पास फ्री विल है। लेकिन अगर फ्री विल इल्यूजन है, तो ब्लेम, गिल्ट और पनिशमेंट भी एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखो। तुम मार्केट जाते हो और सोचते हो कि तुमने खुद अपने टेस्ट के हिसाब से एक कपड़ा चुना, लेकिन न्यूरोसाइंस और मार्केटिंग दोनों जानते हैं कि तुम्हारे डिसीजन पहले से प्राइम्ड थे। एड कैंपेन्स, कलर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, इवन स्मेल ऑफ द स्टोर, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रिगर कर चुके थे। तुम सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हो। तुम कहते हो, मुझे यह ब्लू शर्ट पसंद है क्योंकि इसका डिजाइन क्लासी है। लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस पहले ही डिसाइड कर चुका था, क्योंकि उस कलर ने तुम्हारे ब्रेन में ट्रस्ट और कामनेस ट्रिगर किया। अब यहां से गिल्ट और ब्लेम का खेल समझो। जब तुम कोई गलती करते हो, तुम खुद को ब्लेम करते हो, मैं बेवकूफ हूं, मैंने गलत चॉइस की। लेकिन अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस पहले से ही उस दिशा में पुश कर रहा था, तो क्या यह सचमुच तुम्हारी गलती है? डार्क साइकोलॉजी कहती है, गिल्ट भी एक इल्यूजन है। ये तुम्हें कंट्रोल करने का टूल है। सोसाइटी तुम्हें गिल्ट देती है ताकि तुम उसके रूल्स फॉलो करो। रिलीजन गिल्ट देता है ताकि तुम उसके रिचुअल्स फॉलो करो। रिलेशनशिप्स गिल्ट देती है ताकि तुम कॉम्प्रोमाइज करो। तुम सोचते हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन असल में तुम ट्रिगर्स और मैनिपुलेशंस के शिकार हो। सोचो कि किसी अपराधी ने किसी को मार दिया। लॉ उसे पनिश करेगा क्योंकि उसने चुना। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि उसने चुना नहीं। उसका सबकॉन्शियस, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके एनवायरनमेंट ने उसे पुश किया। तो क्या वह गिल्टी है या सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का प्रोडक्ट है? यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अगर चॉइस इल्यूजन है, तो ब्लेम और गिल्ट भी इल्यूजन है। लेकिन अगर हम गिल्ट हटा दें, तो सोसाइटी कैसे चलेगी? कोई भी अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। यही वजह है कि इल्यूजन ऑफ चॉइस सबसे जरूरी है। यह इल्यूजन हमें स्टेबिलिटी देता है। हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कि हम कंट्रोल में हैं, और यही विश्वास सोसाइटी को चलाता है। लेकिन अब जरा अपने भीतर देखो। तुम्हारे आज के छोटे छोटे डिसीजंस, खाना, कपड़े, वर्ड्स, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तुम्हें लगता है, मैंने चूज किया, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन पहले से ही तय कर चुका था। तो सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास फ्री विल है या नहीं। सवाल यह है कि जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे चॉइसेस इल्यूजन है, तब तुम कैसे जीते हो? अगर तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हो, तो तुम दो एक्सट्रीम रास्तों पर जा सकते हो। या तो तुम कोलैप्स कर जाओगे, कहोगे मेरे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो सब मीनिंगलेस है। या फिर तुम हल्के हो जाओगे। अगर चॉइसेस इल्यूजन है, तो गिल्ट भी इल्यूजन है। मुझे खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, मैं बस ऑब्जर्वर हूं। और यही है इस इल्यूजन का सबसे डार्क लेकिन सबसे लिबरेटिंग ट्रूथ। तुम्हारे पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ अवेयरनेस है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब सबकॉन्शियस तुम्हें पुश करे, तुम उसे देख सको, रिकॉग्नाइज कर सको। अवेयरनेस ही तुम्हारा असली फ्रीडम है। तो ये था द इल्यूजन ऑफ चॉइस। एक ऐसा इल्यूजन जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम अपने डिसीजंस के मालिक हो। लेकिन असल में तुम सिर्फ एक कहानी सुना रहे हो। मैंने चूज किया। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, और सॉफ्टली अपने भीतर यह सवाल गूंजने दो, क्या मैंने सच में चूज किया था या चॉइस ने मुझे चुन लिया? चैप्टर 3, द मिराज ऑफ मेमोरी लैस। क्या तुम अपनी यादों पर भरोसा कर सकते हो? अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिछले साल तुम्हारा जन्मदिन किस तरह से बीता था, तो शायद तुम्हें तुरंत कुछ इमेजेस याद आएंगे। शायद केक, शायद कुछ दोस्त,
शायद कोई खास मोमेंट। तुम पूरी सर्टेनिटी के साथ कहोगे, हाँ, मुझे याद है, यही हुआ था। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी याददाश्त झूठ बोल रही है, कि वह मेमोरी वैसी नहीं थी जैसी तुम अभी रिकॉल कर रहे हो, यह सुनना अनसेटलिंग है, क्योंकि मेमोरी पर ही तो तुम्हारी आइडेंटिटी टिकी हुई है। अगर यादें डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, तो क्या तुम खुद भी इल्यूजन हो? मेमोरी को अक्सर हम कैमरा या हार्ड ड्राइव की तरह सोचते हैं, एक जगह जहां हर डिटेल स्टोर होती है और जब चाहो उसे प्ले कर सकते हो। लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है। मेमोरी एक कंस्ट्रक्ट है। हर बार जब तुम किसी घटना को याद करते हो, तुम्हारा दिमाग उस मेमोरी को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है। यानी मेमोरी हर बार बदलती है। तुम्हें लगता है कि तुम अतीत को याद कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक नया वर्जन बना रहे हो। यही है द मिराज ऑफ मेमोरी, यादों का ऐसा धोखा जो तुम्हें एक स्टेबल आइडेंटिटी का इल्यूजन देता है। फॉल्स मेमोरीज इसका सबसे खतरनाक पहलू है। कई एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि लोगों को ऐसी घटनाओं की याद दिलाई जा सकती है जो कभी हुई ही नहीं। एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट में बच्चों से कहा गया कि बचपन में वे किसी शॉपिंग मॉल में खो गए थे। बार बार सजेस्ट करने के बाद ज्यादातर बच्चों ने इस झूठी घटना को सच मान लिया और डिटेल में डिस्क्राइब भी करने लगे। किसने मदद की, कैसा लगा, किस रंग के कपड़े पहने थे। सवाल यह है, जब तुम्हें इतनी विविड झूठी मेमोरी इम्प्लांट की जा सकती है, तो तुम किस आधार पर कह सकते हो कि तुम्हारी बाकी यादें सच हैं? सिलेक्टिव रिकॉल भी एक बड़ा इल्यूजन है। तुम्हारा दिमाग हर मेमोरी को वैसे नहीं याद करता जैसी वह हुई थी। वह चुनता है कि किस हिस्से को हाईलाइट करना है और किस हिस्से को दबाना है। मान लो किसी पार्टी में तुम गए और वहां 10 घटनाएं हुई। उनमें से एक तुम्हारे लिए थोड़ी एम्बेरेसिंग थी। सालों बाद जब तुम उस पार्टी को याद करोगे, शायद तुम्हें सबसे पहले वही एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आए। बाकी प्लेजेंट मोमेंट्स बैकग्राउंड में धुंधले हो जाएंगे। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हें रियलिटी नहीं, बल्कि सेलेक्टिवली फिल्टर्ड रियलिटी देता है। और यही सेलेक्टिव रिकॉल तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे मूड और तुम्हारे फ्यूचर डिसीजंस को शेप करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा अतीत इतना ही फ्लूइड और डिस्टॉर्टेबल है, तो क्या तुम अपने बारे में कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ कह सकते हो? तुम कहते हो, मैं ऐसा इंसान हूं क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंसेस भी तो मेमोरी डिस्टॉर्शन से भरे हुए हैं। यानी तुम्हारा नैरेटिव सेल्फ, वह कहानी जो तुम अपने बारे में बनाते हो, वह भी एक इल्यूजन है। तुम खुद को एक कोहेरेंट स्टोरी मानते हो। मैंने यह किया, इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन असल में तुम्हारा रॉ एक्सपीरियंस कुछ और था और तुम्हारी मेमोरी उसे बदल चुकी है। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि मेमोरी रिट्रीवल वैसा ही है जैसे किसी किताब को हर बार पढ़ने पर कुछ शब्द बदल देना। धीरे धीरे पूरी कहानी बदल जाती है, लेकिन तुम्हें लगता है कि कहानी हमेशा वही रही है। यहां पर एक खतरनाक इंसाइट छुपा है। अगर तुम्हारी मेमोरीज बदल सकती है, तो तुम्हारे इमोशंस भी बदल सकते हैं, क्योंकि इमोशंस मेमोरीज से जुड़े होते हैं। सोचो, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ का एक पेनफुल मेमोरी याद है, तो तुम उससे नफरत करोगे। लेकिन अगर वह मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाए, अगर तुम्हारा दिमाग उसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स जोड़ दे, तो तुम्हारा उस व्यक्ति के प्रति पूरा इमोशन बदल सकता है। यानी तुम्हारे इमोशंस भी सच नहीं है, वे मेमोरी फिल्टर्स के द्वारा बनाए गए इल्यूजन्स हैं। अब जरा इमेजिन करो कि तुम्हारा ब्रेन एक मूवी एडिटर है। हर मेमोरी एक सीन है। जब भी तुम उसे रिकॉल करते हो, ब्रेन कुछ सीन्स काट देता है, कुछ सीन्स जोड़ देता है, बैकग्राउंड बदल देता है और फिर तुम्हें वापस दिखाता है। तुम सोचते हो, हाँ, यही सच है। लेकिन असल में यह एक एडिटेड मूवी है। डार्क साइकोलॉजी यही सबसे ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अपने अतीत की कोई निश्चित वर्जन नहीं है। तुम बस एडिटेड मूवीज पर सरवाइव कर रहे हो। इस इल्यूजन का सबसे बड़ा असर रिलेशनशिप्स में होता है। मान लो
किसी रिलेशनशिप में 90% आज हिंदी अच्छे मोमेंट्स थे और 10% बुरे। अगर तुम्हारी मेमोरी बार बार उसी 10% को रिकॉल करती है तो तुम्हारा पूरा परसेप्शन नेगेटिव हो जाएगा। तुम कहोगे वह रिश्ता टॉक्सिक था। लेकिन अगर तुम्हारी मेमोरी पॉजिटिव फिल्टर एक्टिवेट करती है तो वही रिलेशनशिप तुम्हें गोल्डन लगेगा। यानी तुम्हारे अतीत की अच्छाई या बुराई रियल इवेंट्स पर नहीं बल्कि मेमोरी के सिलेक्टिव फिल्टर्स पर डिपेंड करती है। अब सोचो आइडेंटिटी के बारे में। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने मुझे शेप किया है। लेकिन अगर तुम्हारा पास्ट खुद ही एडिटेड है तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी इल्यूजन है? क्या तुम्हारा आई बस डिस्टॉर्टेड मेमोरीज का बंडल है? फिलॉसफी इसे गहराई से एक्सप्लोर करती है। डेविड ह्यूम ने कहा था, जब मैं भीतर देखता हूं तो मुझे बस परसेप्शंस की चेंजिंग सीरीज मिलती है, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं। बौद्ध दर्शन भी यही कहता है, सेल्फ एक मिराज है। और न्यूरोसाइंस अब इसे वैलिडेट कर रहा है। मेमोरी की इंस्टेबिलिटी, फॉल्स रिकॉल, सिलेक्टिव फिल्टर्स, ये सब साबित करते हैं कि हमारा सेल्फ स्थायी नहीं है। इमोशनल इल्यूजन्स यही सबसे ज्यादा पावरफुल है। मान लो तुम्हें बचपन की कोई पेनफुल मेमोरी बार बार याद आती है। तुम्हें लगता है कि वही तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करती है। लेकिन अगर न्यूरोसाइंस ये कहे कि वह मेमोरी डिस्टॉर्टेड है, इनकम्प्लीट है और शायद गलत भी है, तो क्या तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी? शायद हाँ, क्योंकि तुमने खुद को उसी कहानी पर बिल्ड किया है। तो सवाल यह है, अगर मेमोरी इल्यूजन है तो सच क्या है? शायद कोई एब्सोल्यूट सच नहीं, शायद सच वही है जो अभी प्रेजेंट में है। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें यही लाकर खड़ा करती है। तुम्हें अपने अतीत पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यादें फ्रेजिल है, एडिटेड है और मैनिपुलेशंस के लिए खुली है। तो ये था द मिराज ऑफ मेमोरी, एक ऐसा इल्यूजन जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम्हारा अतीत क्रिस्टल क्लियर है, जबकि असल में वह बार बार री रिटन है। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे रिलेशनशिप्स सब इस मिराज पर टिका है। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और सॉफ्टली अपने भीतर यह सवाल गूंजने दो, अगर मेरी यादें सच नहीं हैं तो क्या मैं भी सच हूं? चैप्टर 4, द इन्वर्जन ऑफ सेल्फ परसेप्शन। क्या तुमने कभी मिरर में अपना चेहरा लंबे समय तक देखा है? पहले कुछ सेकंड तक तुम्हें सब नॉर्मल लगता है। तुम अपनी आंखें, होंठ, बाल सब पहचानते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम ज्यादा देर देखते हो, अचानक अजीब सा एहसास होने लगता है। चेहरे की रेखाएं अनजान लगने लगती है, आंखों में एक अजनबी घूरने लगता है और तुम्हें लगता है, क्या यह सचमुच मैं हूं? यही है इन्वर्जन ऑफ सेल्फ परसेप्शन का पहला कदम। एक ऐसा इल्यूजन जो तुम्हें दिखाता है कि मिरर में जो चेहरा तुम रोज देखते हो वह असल में तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। सोचो, तुम्हारा मिरर इमेज इन्वर्टेड होता है। तुम्हारा दायां हिस्सा बाएं बन जाता है और बायां हिस्सा दायां। तुमने पूरी जिंदगी खुद को इसी इन्वर्टेड रूप में देखा है। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को वैसे नहीं जानते जैसे दुनिया तुम्हें जानती है। तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरा वही है जो मिरर दिखाता है, लेकिन दूसरों के लिए तुम्हारा चेहरा कुछ और है। यह फर्क सटल है लेकिन साइकोलॉजिकली डेवस्टेटिंग हो सकता है। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दो। जब किसी इंसान को पहली बार उसका ट्रू मिरर इमेज दिखाया जाता है, यानी ऐसा इमेज जो मिरर की तरह इन्वर्टेड नहीं बल्कि वैसे ही होता है जैसा दूसरों की नजरों में दिखता है, तो ज्यादातर लोग डिस्कंफर्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यह चेहरा उनका नहीं है। वे उसे अजनबी की तरह रिजेक्ट कर देते हैं। सोचो, ये कितना अजीब है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को जानते हो, लेकिन जिस चेहरे को तुम अपना मानते हो वही तो इन्वर्टेड इल्यूजन है। दुनिया ने कभी तुम्हें वैसे नहीं देखा जैसा तुम खुद को देखते हो। यही इन्वर्जन तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी और एंजाइटी पैदा करता है। तुम सोचते हो कि तुम अट्रैक्टिव हो या अनअट्रैक्टिव हो, लेकिन तुम्हारी सेल्फ इमेज मिरर पर आधारित है। और जब कोई दूसरा तुम्हें देखता है,
वह तुम्हारे बारे में अलग परसेप्शन बनाता है। इस गैप को फिल करने के लिए तुम्हारा दिमाग लगातार स्ट्रगल करता है, और यही स्ट्रगल कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जड़ है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, सब इस इन्वर्जन इल्यूजन से फ्यूल होते हैं। अब सोचो कि सोशल मीडिया इसमें क्या करता है। जब तुम फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेते हो तो इमेज इन्वर्टेड होती है, लेकिन जब वह पोस्ट होती है तो दूसरों को तुम्हारा रियल ओरिएंटेशन दिखता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी सेल्फी से खुश नहीं होते, क्योंकि जो इमेज वे देख रहे हैं वह उनकी हैबिचुअल मिरर इमेज से मिसमैच करती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नोज थोड़ी टेढ़ी है, तुम्हारा चेहरा थोड़ा अजीब है, लेकिन असल में यह सिर्फ इस गैप का खेल है। मिरर वर्सेस रियल परसेप्शन, डार्क साइकोलॉजी, यही तुम्हें सबसे ज्यादा झटका देती है, क्योंकि यह बताती है कि तुम्हारी सेल्फ इमेज सिर्फ एक हेलुसिनेशन है। तुम जो सोचते हो कि मैं ऐसा दिखता हूं, वह बस मिरर का डिस्टॉर्टेड फीडबैक है, और इसी डिस्टॉर्टेड फीडबैक पर तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी बना ली है। अब जरा और गहराई में चलते हैं। मिरर सिर्फ फिजिकल डिस्टॉर्शन नहीं देता, बल्कि साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन भी पैदा करता है। तुम मिरर में सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखते, तुम उसमें अपनी इनसिक्योरिटीज भी देखते हो। तुम कंपेयर करते हो, जज करते हो, रिजेक्ट करते हो। मिरर तुम्हें हमेशा यह रिमाइंड करता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आयरनी यह है कि बाकी लोग तुम्हें मिरर की तरह नहीं देखते। वे तुम्हें एक मूविंग डायनेमिक फॉर्म में देखते हैं, जेस्चर्स, वॉइस, प्रेजेंस, सब मिलकर। लेकिन तुमने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ स्टैटिक रिफ्लेक्शन पर बेस कर दी है। अब सोचो, हाउ अदर्स सी यू वर्सेस हाउ यू सी योरसेल्फ। तुम खुद को मिनट डिटेल्स में देखते हो, हर दाग, हर रिंकल, हर असमानता। लेकिन दूसरों के लिए तुम एक होलिस्टिक प्रेजेंस हो। उन्हें तुम्हारा पूरा वाइब दिखता है, न कि माइक्रोस्कोपिक इम्परफेक्शंस। यानी तुम्हारा सेल्फ परसेप्शन दूसरों की परसेप्शन से फंडामेंटली अलग है, और यही गैप एंजाइटी पैदा करता है। तुम सोचते हो कि दूसरे तुम्हें उसी तरह जज कर रहे हैं जैसे तुम खुद को जज करते हो, लेकिन असल में वे तुम्हें इतने डिटेल में देखते ही नहीं। वेडेंटिक और बुद्धिस्ट लेंस यहां पर एक गहरी क्लैरिटी लाते हैं। वेडेंटा कहता है, तुम चेहरा नहीं हो, तुम बॉडी नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, तुम तो वह अवेयरनेस हो जो सबको देख रही है। मिरर में जो चेहरा तुम देखते हो वह बस तुम्हारा टेम्पररी व्हीकल है। बौद्ध दर्शन अनाटा, यानी नो सेल्फ, को प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि तुम्हारी कोई स्थायी पहचान नहीं है। तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुम्हारी बॉडी बदलती है, तुम्हारी सेल्फ इमेज बदलती है, लेकिन अवेयरनेस वही रहती है। इस लेंस से देखने पर मिरर का इल्यूजन कोलैप्स हो जाता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी असली पहचान किसी इन्वर्टेड इमेज या किसी सोशल परसेप्शन में नहीं है। तुम्हारी असली पहचान उस साइलेंट ऑब्जर्वर में है जो मिरर के सामने खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी की मुश्किल यही है कि ज्यादातर लोग इस ऑब्जर्वर को भूल जाते हैं। वे मिरर में दिखते डिस्टॉर्टेड सेल्फ पर इतनी पकड़ बना लेते हैं कि इनसिक्योरिटी उनका हिस्सा बन जाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, फैशन इंडस्ट्रीज, सोशल मीडिया, सब इसी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चॉइस से मेकअप खरीदते हो, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस इस इन्वर्जन इल्यूजन से मैनिपुलेट हो रहा है। अब सोचो उस मोमेंट के बारे में जब तुम किसी फोटो को देखते हो और कहते हो, यह मैं नहीं हूं। असल में फोटो तुम्हारा ट्रू ओरिएंटेशन दिखा रही है, लेकिन क्योंकि तुम अपने इन्वर्टेड वर्जन के आदी हो, तुम्हें वह अजनबी लगता है। यानी तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी फ्रैजाइल है कि एक फ्लिप तुम्हें एलियन बना सकता है। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, तुम्हारा सेल्फ एक अनस्टेबल कंस्ट्रक्शन है। तुम मिरर और दूसरों की नजरों के बीच फंसे रहते हो, और इस कांस्टेंट इन्वर्जन से तुम्हारा माइंड कभी पीस नहीं पाता। लेकिन अगर तुम वेदांतिक बुद्धिस्ट दृष्टि से देखो तो लिबरेशन यही है। जब तुम कहते हो, मैं यह चेहरा नहीं हूं, मैं वह हूं जो इस चेहरे को देख रहा है, तो मिरर की शक्ति टूट जाती है। फिर चाहे तुम्हारा रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड हो या रियल,
तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी असली पहचान बियॉन्ड फेस है। तो यही है द इन्वर्जन ऑफ सेल्फ परसेप्शन। एक ऐसा इल्यूजन जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम खुद को जानते हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी सेल्फ इमेज मिरर डिस्टॉर्शन पर टिकी है। दुनिया तुम्हें अलग तरह से देखती है, तुम खुद को अलग तरह से। और इस गैप से इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और सेल्फ डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्वर बन जाओ, अगर तुम मिरर और दूसरों की नजरों के इल्यूजन से डिटैच हो जाओ, तो तुम्हें एक गहरी शांति मिलती है। तुम समझ जाते हो कि चेहरा बस मास्क है, और तुम मास्क नहीं, बल्कि मास्क के पीछे की कॉन्शियसनेस हो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, और सॉफ्टली अपने भीतर यह सवाल गूंजने दो: क्या मैं वही हूं जो मिरर दिखाता है, या मैं वह हूं जो मिरर को देख रहा है? चैप्टर 5, द इल्यूजन ऑफ थॉट्स। क्या तुमने कभी यह गौर किया है कि तुम्हारे मन में आने वाले विचार तुम्हारी परमिशन लेकर नहीं आते? तुम सुबह उठते हो और अचानक कोई रैंडम थॉट दिमाग में आ जाता है। कभी बीते हुए कल की कोई मेमोरी, कभी किसी अजनबी के बारे में कोई जजमेंट, कभी कोई डर, कभी कोई इच्छा। तुमने उसे बुलाया नहीं, तुमने कॉन्शियसली उसे क्रिएट नहीं किया, वह बस आ गया। और फिर भी तुम उस थॉट से जुड़ जाते हो। तुम कहते हो, यह मेरा विचार है। लेकिन सच यही है कि विचार तुम्हारे नहीं है। थॉट्स की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, वे खुद को तुम्हारा कहकर प्रस्तुत करते हैं। तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम ही उनके ऑथर हो। लेकिन अगर सचमुच तुम ऑथर हो, तो क्यों तुम नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप नहीं कर पाते? क्यों तुम्हें बार बार वही ऑब्सेसिव पैटर्न्स घेर लेते हैं? क्योंकि तुम थिंकर नहीं हो, तुम बस ऑब्जर्वर हो। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस इस बात को बार बार साबित कर चुका है। ब्रेन में थॉट्स न्यूरल फायरिंग्स का प्रोडक्ट है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, हिपोकैम्पस, ये सब लगातार सिग्नल्स एक्सचेंज करते रहते हैं। इन सिग्नल्स से पैटर्न्स जनरेट होते हैं, और वही पैटर्न्स तुम्हें थॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। यानी थॉट्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बाई प्रोडक्ट हैं। वे तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। कभी तुमने नोटिस किया है, तुम चुपचाप बैठे हो और अचानक कोई शर्मनाक मेमोरी तुम्हारे दिमाग में फ्लैश होती है। तुमने उसे कॉन्शियसली रिकॉल नहीं किया, या फिर अचानक तुम्हें किसी रैंडम गाने की लाइन याद आ जाती है, जबकि उसका तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं। ये सब तुम्हारा दिमाग खुद जनरेट करता है। और यहां एक बड़ा ट्रूथ छुपा है: यू आर नॉट द ऑथर ऑफ योर थॉट्स। तुम्हारा ब्रेन ऑथर है, तुम्हारी बायोलॉजी ऑथर है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑथर है, लेकिन तुम नहीं। डार्क साइकोलॉजी यही सबसे ज्यादा पेनफुल हो जाती है, क्योंकि अगर तुम थॉट्स के ऑथर नहीं हो, तो क्या तुम्हारे पास फ्री मेंटल स्पेस भी नहीं है? अगर तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी किस पर टिकी है? अब जरा अवेयरनेस और थिंकर के फर्क को समझते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम थिंकर हो, वही जो थॉट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर तुम थिंकर होते, तो तुम हर समय वही सोचते जो तुम चाहते। तुम नेगेटिविटी को रोक पाते, एंग्जाइटी को मिटा पाते। लेकिन हकीकत यह है कि तुम थिंकर नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो। अवेयरनेस वह साइलेंट बैकग्राउंड है जिसमें थॉट्स अराइज होते हैं और फिर डिसॉल्व हो जाते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक स्काई है, थॉट्स क्लाउड्स है। क्लाउड्स आते हैं, शेप्स बदलते हैं और गायब हो जाते हैं। स्काई अनटच्ड रहता है, स्काई वही रहता है। तुम स्काई हो, तुम थॉट्स नहीं हो। लेकिन इल्यूजन यही आता है। थॉट्स तुम्हें यह यकीन दिलाते हैं कि तुम ही उनके ऑथर हो। जब कोई डरावना थॉट आता है, तो तुम पैनिक करते हो, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं? जब कोई इमोरल थॉट आता है, तो तुम गिल्ट महसूस करते हो, मैं इतना बुरा इंसान क्यों हूं? जब कोई सेल्फिश थॉट आता है, तो तुम शर्मिंदा होते हो। लेकिन सच ये है कि थॉट तुम्हारे नहीं है, वह बस एक पासिंग क्लाउड है। लेकिन तुम्हारा माइंड उस क्लाउड से जुड़कर उसे अपना मान लेता है। अब सोचो कि यह इल्यूजन कितना खतरनाक है, क्योंकि यही इल्यूजन डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स की जड़ है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हें डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर तुम थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करना छोड़ दो,
तो तुम फ्री हो जाओगे। न्यूरो साइंस एक्सपेरिमेंट्स ने यह भी दिखाया है कि थॉट्स ऑटोमेटिक प्रोसेसेस का हिस्सा है। तुम्हारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन लगातार एक्टिव रहता है। ये वही नेटवर्क है जो तब भी एक्टिव रहता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे। यही तुम्हारे वॉन्डरिंग थॉट्स का सोर्स है। तुम कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा माइंड रेस्ट पर भी नहीं होता। वह लगातार रैंडम थॉट्स प्रोड्यूस करता है। यानी थॉट्स तुम्हारे नहीं, तुम्हारे ब्रेन की डिफॉल्ट एक्टिविटी है। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपनी अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम्हारा रिलेशनशिप थॉट्स के साथ बदल सकता है। तुम उन्हें अपना मानने के बजाय ऑब्जर्व कर सकते हो। एक थॉट आया, तुम उसे बस आते जाते देख सकते हो, जैसे तुम किसी सड़क पर खड़े होकर कार्स को गुजरते हुए देखते हो। यहां से रियल फ्रीडम शुरू होती है। फ्रीडम डिटैचमेंट में है। जब तुम थॉट्स से डिटैच्ड हो जाते हो तो वे तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन तुमने उसे ऑब्जर्व किया। ये थॉट है, मैं नहीं। तुम्हें डर आया, लेकिन तुमने उसे देखा। ये क्लाउड है, मैं स्काई हूं। और उसी क्षण तुम्हारा डर डिसॉल्व हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी यहां एक डबल एज सोड की तरह है। क्योंकि अगर तुम ये ट्रूथ समझ लो कि तुम थॉट्स नहीं हो, तो तुम फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे इग्नोर कर दो तो तुम्हारे थॉट्स तुम्हें गुलाम बना देंगे। तुम बार बार नेगेटिव लूप्स में फंसते रहोगे और सोचोगे, मैं ही यह हूं। वेडेंटिक और बुद्धिस्ट लेंस यहां क्लैरिटी देते हैं। वेदांता कहता है, तुम मन नहीं हो, तुम थॉट्स नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो मन को देख रहा है। बुद्ध कहते हैं, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। लेकिन साथ ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस देती है। अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करो, थॉट्स को विटनेस करो। तो इल्यूजन ऑफ थॉट्स का सच यही है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक पैटर्न्स प्रोड्यूस करता है। तुम उन पैटर्न्स को अपना मान लेते हो। लेकिन अगर तुम अवेयरनेस बन जाओ तो तुम फ्री हो जाते हो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और सॉफ्टली अपने भीतर यह सवाल गूंजने दो, क्या यह थॉट मेरा है या ये बस एक पासिंग क्लाउड है जिससे मैं फ्री हो सकता हूं? चैप्टर 6 द नैरेटिव इल्यूजन। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी अजनबी से मिलते हो और वह पूछता है, तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब देते हो? तुम तुरंत एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हो। मैं यहां पैदा हुआ था, मैंने यह पढ़ाई की, मैंने यह काम किया, मुझे यह पसंद है, मुझे यह नापसंद है। तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ एक कहानी है। तुम्हारा सेल्फ कोई स्थायी सब्सटेंस नहीं, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की एक नैरेटिव है जिसे तुम्हारा माइंड लगातार एडिट करता है। यही है द नैरेटिव इल्यूजन। यह विश्वास कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक फिक्स्ड रियलिटी है, जबकि असल में यह एक कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है। आइडेंटिटी दरअसल एक स्टिच्ड फैब्रिक है। तुम्हारा ब्रेन एक्सपीरियंसेस को रैंडमली स्टोर नहीं करता, वह उन्हें जोड़ता है, मीनिंग असाइन करता है और उन्हें एक कोहेरेंट कहानी की तरह पेश करता है। लेकिन उस कहानी में गैप्स भरे जाते हैं, अनवांटेड इवेंट्स काट दिए जाते हैं और ड्रामेटिक ट्विस्ट्स जोड़े जाते हैं। यानी तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारी मैं कौन हूं वाली सेंस कोई प्योर ट्रूथ नहीं है। वह एक सिलेक्टिव एडिटिंग का प्रोडक्ट है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों यही बताते हैं। मेमोरी हर बार रिकॉल होने पर बदलती है। तो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं है जैसे वे एक्चुअली हुए थे, वे बार बार रिकंस्ट्रक्टेड हुए हैं। लेकिन तुम्हारा माइंड उन्हें एक लीनियर स्टोरी में पिरो देता है ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ में कंटिन्यूटी है। रियलिटी फ्रैगमेंटेड है, लेकिन तुम्हें इल्यूजन दिया जाता है कि ये एक स्मूथ मूवी है। सोचो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक कहानी है तो कौन सा हिस्सा तुम्हें डिफाइन करता है? तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा बचपन, तुम्हारे ट्रॉमास। असल में तुम वही याद रखते हो, वही हाईलाइट करते हो जिसे तुम्हारे ब्रेन ने सर्वाइवल और आइडेंटिटी बिल्डिंग के लिए चुना। बाकी सब जो तुम्हारी कहानी से फिट नहीं बैठता, वह डिलीट कर दिया गया, जैसे किसी फिल्म का अनवांटेड फुटेज। यही सिलेक्टिव एडिटिंग तुम्हें ट्रैप करती है। मान लो तुम्हारे साथ बचपन में कोई पेनफुल घटना हुई,
तुम्हारा ब्रेन बार बार उसी मेमोरी को रिप्ले करता है और तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी उसी ट्रॉमा के आसपास बिल्ड हो जाती है। तुम कहते हो, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ यह हुआ था। लेकिन सवाल यह है, क्या वह घटना सच में तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन करती है, या ये तुम्हारे माइंड की सेलेक्टिव एडिटिंग है जिसने तुम्हें एक रिजिड सेल्फ स्टोरी में बांध दिया है? डार्क साइकोलॉजी यहां सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें यह इल्यूजन देता है कि तुम्हारी कहानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन असल में तुम्हारी स्टोरी मैनिपुलेटेड है। तुम्हारे बायसेस, तुम्हारी इमोशंस और तुम्हारी मेमोरी डिस्टॉर्शन से तुम ट्रैप्ड हो एक रिजिड सेल्फ स्टोरी में। तुम वही बन जाते हो जो तुम्हारी कहानी कहती है, और यही ट्रैप तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। अब सोचो, रिलेशनशिप्स में ये इल्यूजन कैसे काम करता है। तुम किसी रिलेशनशिप को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हो। अगर वह पेनफुल था तो तुम खुद को विक्टिम की तरह डिफाइन करते हो। अगर वह सफल था तो तुम खुद को हीरो की तरह देखते हो। लेकिन दोनों ही केसेस में तुम कहानी के कैरेक्टर बन जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम स्क्रिप्ट में बंधे हुए हो। फिलॉसफी भी यही कहती है। नीत्शे ने कहा था, द सेल्फ इज अ फिक्शन वोवन आउट ऑफ वर्ड्स। वेदांता कहता है, तुम कहानी नहीं हो, तुम कहानी के साक्षी हो। बौद्ध दर्शन बताता है कि सेल्फ अनाता है, यानी कोई स्थायी एंटिटी नहीं। लेकिन इल्यूजन यही है, तुम खुद को कहानी के रूप में मान बैठते हो, और कहानी जितनी रिजिड होती है उतना ही तुम्हारा सफरिंग बढ़ता है। अब कल्पना करो कि तुम अपनी लाइफ स्टोरी एक किताब की तरह पढ़ रहे हो। हर चैप्टर केयरफुली लिखा गया है। कुछ पार्ट्स हाईलाइट किए गए हैं, कुछ पार्ट्स मिटा दिए गए हैं। तुम्हें लगता है कि किताब कंप्लीट है, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे पेजेस मिसिंग हैं। यानी तुम्हारी लाइफ स्टोरी अधूरी है, लेकिन तुम उस इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट ट्रूथ मान लेते हो। ये इल्यूजन इतना सटल है कि लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। कोई कहता है, मैं इंट्रोवर्ट हूं। कोई कहता है, मैं अनलकी हूं। कोई कहता है, मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन ये सब लेबल्स हैं। ये लेबल्स तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से स्टिच्ड है और तुम्हें ट्रैप कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम रिजिड कैरेक्टर हो, लेकिन सच ये है कि तुम हर पल बदलते हो। फिर भी तुम्हारा माइंड तुम्हें एक स्टैटिक स्टोरी में बांधकर इल्यूजन देता है। ब्रेकिंग फ्री का मतलब यही है, कैरेक्टर से ऑथर बन जाना। जब तुम देखते हो कि तुम्हारी लाइफ स्टोरी एक इल्यूजन है, तो तुम्हारे पास एक नया मौका आता है। तुम कहते हो, अगर ये कहानी मैं नहीं हूं तो मैं नई कहानी लिख सकता हूं। तुम कैरेक्टर से बाहर आकर ऑथर बन जाते हो। यही असली फ्रीडम है। डार्क साइकोलॉजी यहां ट्रांसफॉर्मेशन देती है, क्योंकि जब तक तुम कहानी में फंसे हो तुम मैनिपुलेटेड हो। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी आइडेंटिटी सब स्टोरी के नैरेटिव से कंट्रोल होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम डिटैच होते हो, तुम कहानी को रीराइट कर सकते हो। तुम्हें विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनना है। तुम्हें रिजिड सेल्फ स्टोरी में फंसे कैरेक्टर नहीं, बल्कि ऑथर बनना है। वेदांटिक लेंस यही अल्टीमेट क्लैरिटी देता है। वेदांता कहता है, तुम ऑब्जर्वर हो, कहानी बदल सकती है, लेकिन तुम अनचेंज्ड हो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम कहानी को छोड़ देते हो तभी तुम सफरिंग से मुक्त होते हो। यानी लिबरेशन इसी बात में है कि तुम खुद को स्टोरी से अलग कर लो। तो यही है द नैरेटिव इल्यूजन। तुम सोचते हो कि तुम आइडेंटिटी हो, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी एक एडिटेड स्टोरी है। स्टिच्ड, सिलेक्टिव, मैनिपुलेटेड। तुम ट्रैप्ड कैरेक्टर हो, लेकिन अगर तुम जाग जाओ तो तुम ऑथर बन सकते हो। तुम नई कहानी लिख सकते हो। तुम खुद को रिडिफाइन कर सकते हो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और सॉफ्टली अपने भीतर यह सवाल गूंजने दो, क्या मैं अपनी कहानी का कैरेक्टर हूं, या मैं वह ऑथर हूं जो हर पल एक नई कहानी लिख सकता है? चैप्टर 7, द ड्यूअल रियलिटी इल्यूजन, बायलोकेशन। हमारी चेतना का अनुभव हमेशा लिनियर और सिंगुलर नहीं होता। हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल एक जगह और एक समय में ही सीमित है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और आधुनिक न्यूरोसाइंस यह संकेत देते हैं कि हमारा आइडेंटिटी असल में
फ्लूइड और मल्टी डिमेंशनल है। इसे समझने के लिए हमें बाइलोकेशन और ड्यूअल रियलिटी इल्यूजन की अवधारणा में गहराई से उतरना होगा। बाइलोकेशन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर मौजूद है। यह फिनोमिनन केवल मिस्टिकल या सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड और क्वांटम कॉन्शियसनेस के गहरे इंटरप्ले का परिणाम है। जब हम अपने अनुभवों की जांच करते हैं, तो अक्सर हमें ऐसे क्षण याद आते हैं जब हमने महसूस किया कि हम किसी घटना के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव सिमल्टेनियसली महसूस कर रहे थे। इसे आम भाषा में हम डेजा वू कहते हैं। डेजा वू केवल फ्लीटिंग मेमोरी ग्लिच नहीं है, यह हमारे पैरेलल सेल्व्स का संकेत हो सकता है, यानी हमारी चेतना के मल्टीपल थ्रेड्स जो अलग अलग संभावित रियलिटीज में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में भी समझा गया है, जहां ऑब्जर्वर की अवेयरनेस कई पोटेंशियल स्टेट्स में बाइफरकेट हो जाती है। साइकोलॉजिकली, ड्यूअल रियलिटी इल्यूजन अक्सर उन लोगों में देखने को मिलता है जो डिसोसिएशन की स्टेट से गुजरते हैं। डिसोसिएशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो अत्यधिक स्ट्रेस या ट्रॉमा के समय हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए एक्टिवेट होती है। यह हमारे सेल्फ परसेप्शन को फ्रैगमेंटेड कर देती है और हम अपने फिजिकल बॉडी और मेंटल अवेयरनेस के बीच अलगाव महसूस करते हैं। इसी डिसोशिएटिव फ्रेमवर्क में एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी फिनोमिना आती है, जहां व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकलकर अलग अलग जगहों पर खुद को अनुभव करता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे एक अत्यंत पावरफुल टूल माना जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस लीनियर नहीं है और हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी आसानी से मैनिपुलेटेड या एक्सपैंडेड हो सकती है। बाइलोकेशन का अनुभव कभी कभी कॉन्शियस इंटेंशन से भी होता है। मेडिटेशन, ल्यूसिड ड्रीमिंग, डीप ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस या गाइडेड विजुअलाइजेशन के दौरान व्यक्ति मल्टीपल लोकेशंस में सेल्फ अवेयरनेस को सिमल्टेनियसली अनुभव कर सकता है। इसे समझने के लिए हमें आइडेंटिटी एज फ्लूइड नॉट फिक्स्ड के कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करना होगा। हमारी वास्तविकता सिर्फ वही नहीं है जो हमारी फिजिकल सेंसेस डिटेक्ट करती है। हमारी परसेप्शन उसी एक्सटेंट तक रियल है जितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे कंस्ट्रक्ट करता है। इस फ्लूइडिटी के अंदर हमारे ईगो बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाते हैं और हम सिमल्टेनियसली ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट की भूमिका निभाने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह फिनोमिनन हमें यह दिखाता है कि ह्यूमन माइंड कितनी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड होती है। ड्यूअल रियलिटी इल्यूजन केवल मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, यह एक मिरर है हमारे सबकॉन्शियस की डीप आर्किटेक्चर्स का। जब हम इसे समझते हैं, तो हम न केवल अपनी खुद की सेल्फ कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं, बल्कि यह भी पहचानते हैं कि हमारी रियलिटी कई लेयर्स में बाइफरकेट हो सकती है। इसके भीतर फियर, डिजायर, गिल्ट जैसी इमोशंस भी बाइफरकेट होती है और हमें हर लेयर में अलग अलग साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का सामना करना पड़ता है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स डुअल रियलिटी इल्यूजन को और भी अधिक इंटेंस बनाते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रॉमा के समय माइंड पैरेलल सेल्फ्स को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के रूप में एक्टिवेट कर सकता है। एक सेल्फ वास्तविक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, जबकि दूसरा सेल्फ एक इंटरनलाइज फैंटेसी या सर्वाइवल सिनेरियो में एक्टिव रहता है। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल टेंशन, जिसे डार्क साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, ह्यूमन माइंड की इलास्टिसिटी को एक्सपोज करता है। यह हमें दिखाता है कि कॉन्शियसनेस केवल लाइनियर नैरेटिव नहीं है, यह फ्लूइड, मल्टीफैसेटेड और समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्वांटम पर्सपेक्टिव से देखें तो ड्यूअल रियलिटी इल्यूजन और भी गहरा अर्थ लेता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल्स यह सुझाते हैं कि ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस किसी भी गिवन मोमेंट में मल्टीपल पोटेंशियल रियलिटीज में एग्जिस्ट कर सकती है। हमारा एक्सपीरियंस और परसेप्शन उन रियलिटीज के कोलैप्स को ट्रिगर करता है।
डार्क साइकोलॉजी इसे इस प्रकार समझती है कि ह्यूमन माइंड इंट्रिंसिकली प्रोबेबिलिस्टिक है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सबकॉन्शियस कंडीशनिंग डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी रियलिटी को डोमिनेंट परसीव करेंगे। बायलोकेशन केवल एक्सटर्नल लोकेशंस का इल्यूजन नहीं है, ये इंटरनल कॉग्निटिव आर्किटेक्चर का मैनिफेस्टेशन है, जहां माइंड सिमल्टेनियस ट्रेजेक्टरीज एक्सप्लोर करता है। इमोशनल डिमेंशन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाइलोकेशन का अनुभव फियर, ऑ, गिल्ट और ट्रांसेंडेंस का मिश्रण उत्पन्न करता है। यह साइकोलॉजिकल प्रेशर सबकॉन्शियस माइंड पर बैठता है जब सेल्फ एक ही समय में मल्टीपल आइडेंटिटीज या सेल्फ्स के बीच नेविगेट करता है। डार्क साइकोलॉजी इसे एक्सप्लॉइट कर सकती है क्योंकि यह हिडन मोटिवेशंस और वल्नरेबिलिटीज को उजागर करता है। अवेयरनेस ऑफ दिस इल्यूजन्स हमें एम्पावर भी कर सकती है, लेकिन उसी अवेयरनेस का मिसयूज सटल मैनिपुलेशन और फ्रेम कंट्रोल के रूप में भी किया जा सकता है। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी भी इस इल्यूजन के भीतर कंटिन्यूअसली रीशेप होती है। जब व्यक्ति बाइलोकेशन का अनुभव करता है, तो वह रियलाइजेशन के करीब पहुंचता है कि सेल्फ सिंगुलर और परमानेंट नहीं है। हमारी मेमोरीज, थॉट्स और इमोशंस अलग अलग पैरेलल स्टेट्स में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है। यह रियलाइजेशन शुरुआत में अनसेटलिंग हो सकता है, क्योंकि यह हमारे ईगो और परसीव्ड रियलिटी के रिजिड कंस्ट्रक्ट्स को चैलेंज करता है। लेकिन यही प्रक्रिया ह्यूमन माइंड को एक्सपैंड करने और मेटा अवेयरनेस हासिल करने का रास्ता बनती है। सटल डार्क साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी इसमें छिपे हैं। स्किल्ड मैनिपुलेटर्स हमारे कॉन्शियसनेस के बाइफर्केटेड स्टेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स के जरिए डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन को गाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है और बाइलोकेशन का अनुभव करता है, तो उसके फियर बेस्ड रिस्पॉन्सेस और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यह एक्सप्लॉइटेशन कॉन्शियस माइंड के अवेयरनेस से बाहर होती है और सबकॉन्शियस माइंड की वल्नरेबिलिटीज का सबसे गहरा उपयोग करती है। ड्रीम्स, हेलुसिनेशंस और ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी डुअल रियलिटी इल्यूजन के साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए फर्टाइल ग्राउंड है। लूसिड ड्रीमिंग में व्यक्ति कॉन्शियसली ऑल्टरनेट रियलिटीज में एक्सप्लोर कर सकता है। हेलुसिनेशंस और डिसोशिएटिव एपिसोड्स भी अक्सर सबकॉन्शियस माइंड की बाइफर्केशन को रिवील करते हैं। डार्क साइकोलॉजी इन फिनोमिना को समझकर यह दिखाती है कि ह्यूमन माइंड कितनी इजीली इल्यूजन, कंट्रोल और इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टेबल है। बाइलोकेशन हमें यह भी सिखाती है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस सिंगुलर लैनियर नैरेटिव नहीं है। हमारे थॉट, इमोशन और बिहेवियर मल्टीपल पैरेलल रियलिटीज के बीच कंटिन्यूअसली नेविगेट करते हैं। ड्यूअल रियलिटी इल्यूजन यह दिखाती है कि हमारा आइडेंटिटी सिंगुलर नहीं, बल्कि फ्लूइड और मल्टीडिमेंशनल है। जब हम इस इल्यूजन को इंटरनलाइज करते हैं, तो हमें परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल एक्सपीरियंस की पूरी नई लैंडस्केप समझ आती है। ये अवेयरनेस इनिशियल फियर और कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न कर सकती है, लेकिन साथ ही यह हमें साइकोलॉजिकल मास्टरी और डीपर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की दिशा में ले जाती है। आखिरकार, ड्यूअल रियलिटी इल्यूजन ह्यूमन कॉन्शियसनेस की गहरी और लेयर्ड नेचर को एक्सपोज करती है। यह इल्यूजन दिखाती है कि हमारा परसीव्ड सेल्फ केवल सिंगुलर लीनियर एग्जिस्टेंस नहीं है। यह एक फ्लूइड, डायनामिक और मल्टीडिमेंशनल फिनोमिनन है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, डिसोशिएटिव स्टेट्स, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और क्वांटम एंटेंगलमेंट सभी मिलकर यह दिखाते हैं कि ह्यूमन माइंड केवल विजिबल रियलिटी तक सीमित नहीं है। यह साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोरेशन हमें हमारे ईगो, आइडेंटिटी और परसीव्ड रियलिटी के कंस्ट्रक्ट्स को डीकंस्ट्रक्ट करने का अवसर देती है। डार्क साइकोलॉजी इस इल्यूजन का अध्ययन इसलिए करती है क्योंकि यह ह्यूमन बिहेवियर, परसेप्शन और सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन के गहरे मैकेनिज्म्स को उजागर करती है। चैप्टर 8
द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमारा मन कंट्रोल का एक डिसेप्टिवली पावरफुल इल्यूजन बनाकर रखता है। हम महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन की घटनाओं और आउटकम्स को अपने एजेंसी के माध्यम से शेप कर सकते हैं। यह बिलीफ हमें सिक्योर और एम्पावर्ड महसूस कराता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च दिखाते हैं कि यह सिर्फ एक इल्यूजन है। वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में कई चीजें रैंडमनेस, केओस और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स के इंटरप्ले से नियंत्रित होती है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हमें हमारी परसीव्ड एजेंसी के फॉल्सनेस में फंसा देती है, जिससे हम अननोविंगली मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के लिए ससेप्टिबल बन जाते हैं। हमारे रोजमर्रा के छोटे डिसीजंस, क्या खाना है, कौन से रूट से जाना है, क्या बोलना है, हमें लगता है कि ये हमारी पर्सनल पावर और रैशनल थिंकिंग का प्रूफ है। लेकिन अधिकांश डिसीजंस सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हमारी चॉइसेस सोशल कंडीशनिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस, कॉग्निटिव बायसेस और इमोशनल स्टेट से गाइडेड होती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे एक्सप्लॉइट करना आसान है। स्किल्ड मैनिपुलेटर्स इस इल्यूजन का यूज करते हैं ताकि हम उनके द्वारा सेट किए गए फ्रेम्स में बिहेव करें, बिना यह समझे कि हमारा फ्री विल वास्तव में लिमिटेड है। साइकोलॉजिकली, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल लर्न्ड हेल्पलेसनेस और फेक एम्पावरमेंट के बीच फाइन बैलेंस बनाता है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति लगातार अनकंट्रोलेबल या अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स का सामना करता है और इवेंचुअली बिलीव करता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है। फेक एम्पावरमेंट में व्यक्ति को ऐसा फील कराया जाता है कि वह कंट्रोल में है, जबकि वास्तव में उसकी चॉइसेस एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड या प्री डिफाइंड होती है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार यह बाउंड्री मैनिपुलेशन और फ्रेम कंट्रोल का प्लेग्राउंड है। इमोशनल ट्रिगर्स, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग और कॉग्निटिव बायसिस का यूज करके मैनिपुलेटर्स इल्यूजन को सस्टेन और इंटेंसिफाई करते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल केवल एक्सटर्नल इवेंट्स तक सीमित नहीं है, यह हमारे इंटरनल स्टेट्स में भी दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि हम अपने इमोशंस, थॉट्स और रिएक्शंस को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, अनरिजॉल्व ट्रॉमा और हिडन फियर्स अक्सर हमारी परसेप्शन और रिस्पॉन्सेस को डोमिनेट करते हैं। मैनिपुलेटर्स इस वल्नरेबिलिटी का सटल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वे हमें यह बिलीव करवा सकते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं, जबकि हमारी सबकॉन्शियस टेंडेंसीज उनके इन्फ्लुएंस में साइलेंटली ऑपरेट कर रही होती है। रैंडमनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अत्यंत प्रोफाउंड है। जब हम बिलीव करते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन आउटकम्स वास्तव में केओटिक या प्रोबेबिलिस्टिक है, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न होता है। यह डिसोनेंस सबकॉन्शियस टेंशन और स्ट्रेस को बढ़ाता है, जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग और बिहेवियरल पैटर्न्स सटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। डार्क साइकोलॉजी इस स्पेस का यूज करती है ताकि इंडिविजुअल अननोविंगली मैनिपुलेटर्स के प्री डिफाइंड फ्रेम्स के भीतर डिसीजंस लें। इमोशनल मैनिपुलेशन इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाता है। जब हमें लगे कि हम ऑटोनोमस और पावरफुल हैं, सबकॉन्शियस माइंड के भीतर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मैनिपुलेटर्स हमारी बायसेस, ह्यूरिस्टिक्स और इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज करके सटल इन्फ्लुएंस टेक्निक्स डिप्लॉय करते हैं। उदाहरण के लिए, अथॉरिटी फिगर्स, मार्केटर्स और इवन क्लोज सोशल रिलेशनशिप्स इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के सटल एक्सप्लॉयटेशन के लिए आइडियल एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। यह एक्सप्लॉयटेशन इतनी सटल होती है कि विक्टिम को रियलाइज भी नहीं होता कि उसकी परसेप्शन और चॉइसेस मैनिपुलेटेड है। डार्क साइकोलॉजी के लेंस से देखा जाए, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल केवल सेल्फ डिसेप्शन नहीं है, यह ह्यूमन वल्नरेबिलिटी और सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन की गहरी ट्रूथ को एक्सपोज करती है। हम जितना सोचते हैं कि हमारे पास कंट्रोल है, उतना ही हमारा सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टिबल है। फियर, होप, डिजायर, रिग्रेट
ये सभी इमोशंस इल्यूजन के अंदर बाइफरकेट होकर साइकोलॉजिकल टेंशन उत्पन्न करते हैं। यह टेंशन सबकॉन्शियस माइंड की इलास्टिसिटी को चैलेंज करता है और मैनिपुलेटर्स के लिए फर्टाइल ग्राउंड बनाता है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस और फेक एम्पावरमेंट दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ कंप्लीट सरेंडर, दूसरी तरफ डिसेप्टिव सेंस ऑफ एजेंसी। दोनों ही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के मैनिफेस्टेशंस है। ह्यूमन माइंड इंट्रिंसिकली कंट्रोल सीकिंग है, केओस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड आसानी से परसीव्ड कंट्रोल के जाल में फंस जाता है। डार्क साइकोलॉजी इन टेंडेंसीज को एक्सप्लॉइट करती है ताकि मैनिपुलेटर्स सटल इन्फ्लुएंस, पर्सुएजन और फ्रेम कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का अवेयरनेस इंडिविजुअल के लिए डबल एज सोर्ड है। अवेयरनेस हमें एम्पावर कर सकती है, लेकिन वही अवेयरनेस मिसयूज होने पर मैनिपुलेशन का टूल बन सकती है। जब हम इंटरनलाइज करते हैं कि कंट्रोल केवल परसीव्ड है, तो हम साइकोलॉजिकल रियलिटी के कंस्ट्रक्ट्स को डिकोड कर सकते हैं। ये डिकोडिंग प्रोसेस कॉग्निटिव फ्रीडम की शुरुआत है। लेकिन मैनिपुलेटर्स इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिससे इंडिविजुअल अननोइंगली उनके प्री डिटरमिन्ड फ्रेम्स में ऑपरेट करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स इस इल्यूजन को और स्पष्ट करते हैं। गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, रिलेशनशिप डायनामिक्स और वर्कप्लेस पॉलिटिक्स में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल सभी जगह मौजूद है। इंडिविजुअल सोचते हैं कि उनकी स्किल, स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग आउटकम्स को डिटरमिन कर रही है, जबकि वास्तव में रैंडमनेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और सबकॉन्शियस बायसेस डोमिनेट कर रहे होते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसे लेवरेज करती है ताकि मैनिपुलेटर्स टारगेट की परसेप्शन और बिहेवियर सटली कंट्रोल कर सके। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स इल्यूजन को इंटेंसिफाई करते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमास और लर्न्ड पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करते हैं। जब एडल्ट लाइफ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, सबकॉन्शियस माइंड इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में कंफर्ट ढूंढता है। डार्क साइकोलॉजी इस रिलायंस को एक्सप्लॉइट करती है। मैनिपुलेटर्स सबकॉन्शियस ट्रिगर्स एक्टिवेट करके परसेप्शन ऑफ कंट्रोल को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिससे इंडिविजुअल अननोइंगली उनके इन्फ्लुएंस में ऑपरेट करता है। इमोशनली, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल अत्यधिक कॉम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल को एम्पावरमेंट और वल्नरेबिलिटी दोनों का सिमल्टेनियस अनुभव होता है। यह इमोशनल एम्बिग्विटी सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए आइडियल होती है। फियर, एंग्जाइटी, होप और कॉन्फिडेंस, ये सभी इमोशंस इल्यूजन के लेयर्ड स्ट्रक्चर में इंटरैक्ट करते हैं। डार्क साइकोलॉजी में यह इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी मैनिपुलेशन और फ्रेम कंट्रोल के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार करती है। क्वांटम पर्सपेक्टिव से भी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को समझा जा सकता है। ह्यूमन परसेप्शन इंट्रिंसिकली प्रोबेबिलिस्टिक है। आउटकम्स अक्सर नॉन डिटर्मिनिस्टिक और केओटिक होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स और कंट्रोल के इल्यूजन पर लैच करता है ताकि कॉग्निटिव स्टेबिलिटी बनी रहे। डार्क साइकोलॉजी इस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को एक्सप्लॉइट करती है ताकि मैनिपुलेटर्स प्री डिटरमिन्ड फ्रेम्स के अंदर बिहेवियर गाइड कर सके। अंत में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हमें ह्यूमन माइंड की फ्रेजाइल और मैलिबल नेचर का परिचय देती है। हमारी परसीव्ड एजेंसी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल ऑटोनॉमी अक्सर इल्यूजन में बाउंड होती है। अवेयरनेस ऑफ दिस इल्यूजन हमें एम्पावर कर सकती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी इसे एक्सप्लॉइट करके सटल मैनिपुलेशन, पर्सुएजन और इमोशनल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकती है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस और फेक एम्पावरमेंट, सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, कॉग्निटिव बायसेस और इमोशनल वल्नरेबिलिटीज, ये सभी मिलकर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को अत्यंत कॉम्प्लेक्स और एक्सप्लॉइटेबल बनाते हैं। चैप्टर 9, द सोशल इल्यूजन फ्रेम कंट्रोल। हमारे मन और व्यवहार पर सोशल कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। हम जो महसूस करते हैं, सोचते हैं और करते हैं, वह अक्सर केवल हमारे पर्सनल रीजनिंग का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह
हमारे आसपास के सोशल फ्रेम्स के इन्फ्लुएंस में ढला हुआ होता है। फ्रेम कंट्रोल की अवधारणा यही बताती है कि रियलिटी परसेप्शन इंट्रिंसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हमारी कॉग्निशन और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को सटली गाइड करने के लिए मैनिपुलेटिव इंडिविजुअल्स या ग्रुप सोशल फ्रेम्स का यूज करते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे सबसे पोटेंट टूल माना जाता है, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है। सोशल इल्यूजन का मूल आधार यह है कि हम इनहेरेंटली सोशल बीइंग्स हैं। हमारी रियलिटी हमारे ग्रुप फ्रेम्स, नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के इंटरप्ले से कंटिन्यूअसली शेप होती रहती है। अथॉरिटी बायस, कंफॉर्मिटी और सोशल परसेप्शन की फिनोमेना हमें दिखाती है कि हमारी चॉइसेस और बिलीफ्स हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होती। सोशल ग्रुप सबकॉन्शियसली डिक्टेट करते हैं कि हम क्या महत्वपूर्ण समझे, क्या इग्नोर करें और कौन सी इवेंट्स को प्रायोरिटाइज करें। डार्क साइकोलॉजी इस सोशल डिपेंडेंसी का एक्सप्लॉयटेशन करती है, जिससे मैनिपुलेटर्स सटली इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और गाइड कर सकते हैं कि हम रियलिटी को कैसे परसीव करें। फ्रेम कंट्रोल का प्रयोग हर सोशल इंटरेक्शन में होता है। कॉन्वर्सेशंस में फ्रेमिंग इफेक्ट अक्सर अननोटिस्ड रहता है। किसी टॉपिक को प्रेजेंट करने का तरीका, लैंग्वेज, टोन, सीक्वेंस, कॉन्टेक्स्ट डिसाइड्स करता है कि रिसीवर उसे किस पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करेगा। मैनिपुलेटिव इंडिविजुअल्स यह जानकर फ्रेम्स को डिजाइन करते हैं कि रिसीवर कौन सी कॉग्निटिव बायसेस और इमोशनल ट्रिगर्स में ससेप्टेबल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आर्ग्यूमेंट फियर बेस्ड फ्रेम में प्रेजेंट किया जाता है, तो लिसनर सबकॉन्शियसली डिफेंस और कंप्लायंस मोड में एंटर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे परसेप्शन शेपिंग का पावरफुल टूल माना जाता है। सोशल परसेप्शन, ऑथोरिटी बायस और कंफॉर्मिटी एक दूसरे के साथ इंट्रिकेट इंटरप्ले में काम करते हैं। ऑथोरिटी फिगर्स या इन्फ्लुएंशियल ग्रुप मेंबर्स सबकॉन्शियसली डिक्टेट कर सकते हैं कि कौन सी बिलीफ या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। ह्यूमन माइंड इंट्रिंसिकली ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस के लिए कंडीशनड है, क्योंकि इवोल्यूशनरी सर्वाइवल ने हमें ग्रुप कन्फॉर्मिटी में थ्राइव करने के लिए बनाया है। डार्क साइकोलॉजी में यह एवोल्यूशनरी प्रीडिस्पोजिशन एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैनिपुलेटर्स अथॉरिटी और कंसेंसस का इल्यूजन क्रिएट करके अपनी एजेंडा सटली एडवांस करते हैं। फ्रेम कंट्रोल केवल एक्सटर्नल मैनिपुलेशन तक सीमित नहीं है, यह इंटरनल सेल्फ परसेप्शन और आइडेंटिटी तक एक्सटेंड होती है। जब ग्रुप फ्रेम्स रिपीटेडली इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेल्फ आइडेंटिटी को उसी फ्रेम के अनुसार रिस्ट्रक्चर कर देता है। ये इंटरनलाइज्ड सोशल फ्रेम कॉग्निटिव आर्किटेक्चर को गाइड करता है कि व्यक्ति कैसे डिसीजंस ले, कैसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस एक्सपीरियंस करे और किस इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करे। डार्क साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग और बिहेवियरल इंजीनियरिंग के रूप में यूज किया जाता है। पावर डायनेमिक्स भी सोशल इल्यूजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल फ्रेम्स अक्सर हायरार्की और डोमिनेंस के स्ट्रक्चर्स को डिस्गाइज करते हैं। सुपरफिशियल इक्वालिटी या फेयरनेस का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, जबकि असली पावर सटली हिडन रहती है। मैनिपुलेटिव लीडर्स, कॉरपोरेशंस या इवन पीयर ग्रुप्स इस हिडन पावर का यूज करके डिसीजंस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अवेयरनेस ऑफ दिस हिडन हायरार्की हमें टेम्पररीली एम्पावर्ड कर सकती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी इसे एक्सप्लॉइट करके कंप्लायंस और ओबीडियंस मेंटेन कर सकती है। कॉन्फॉर्मिटी का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी सोशल इल्यूजन में कोर है। एज ह्यूमंस हम सबकॉन्शियस डिजायर रखते हैं कि हम ग्रुप में एक्सेप्टेड हो। डिवियंस से सोशल आइसोलेशन और रिजेक्शन का फियर उत्पन्न होता है। मैनिपुलेटर्स इस फियर को एक्सप्लॉइट करते हैं और फ्रेम्स को डिजाइन करके कंप्लायंस और ओबीडियंस रीइंफोर्स करते हैं। सटल क्यूज, रेपिटेशन और सोशल रीइंफोर्समेंट फ्रेम्स को सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी इस एम्बेडिंग प्रोसेस को गाइड करती है, जिससे परसेप्शन, इमोशनल स्टेट और बिहेवियरल पैटर्न्स
साइलेंटली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं। सोशल इल्यूजन केवल ओवर्ट मैनिपुलेशन तक सीमित नहीं होती। यह परसेप्शन, बिलीफ और कॉग्निशन के मल्टी लेयर डायनामिक्स में डीपली एम्बेडेड होती है। इंडिविजुअल्स अनअवेयर होते हैं कि उनकी रियलिटी इंट्रिंसिकली फ्रेम्ड है। सोशल फ्रेम्स हमारे थॉट्स, मेमोरीज और इमोशनल इंटरप्रिटेशंस को कंटिन्यूअसली मॉड्यूलेट करते हैं। जब फ्रेम्स रिपीटेडली रीइंफोर्स्ड होते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड बिलीफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिन्हें चैलेंज करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी में यह सबकॉन्शियस एंकरिंग और फ्रेम मैनिपुलेशन का कोर प्रिंसिपल है। फ्रेमिंग इफेक्ट भी कॉन्वर्जेशंस और आर्ग्यूमेंट्स में पिवटल है। किसी टॉपिक को पॉजिटिवली या नेगेटिवली फ्रेम करने का तरीका लिसनर की परसेप्शन को रीशेप करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सिचुएशन अपॉर्चुनिटी के रूप में फ्रेम्ड है, तो सबकॉन्शियस माइंड रिस्क को मिनिमाइज्ड परसीव करता है। वही सिनेरियो थ्रेट के फ्रेम में रखा जाए, तो सबकॉन्शियस फियर, स्ट्रेस और डिफेंसिव रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी में स्किल्ड मैनिपुलेटर्स इस फ्रेमिंग नॉलेज का यूज करके इंडिविजुअल्स की डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन सटली गाइड करते हैं। अथॉरिटी बायस भी सोशल इल्यूजन को रीइंफोर्स करता है। जब कोई फिगर हाई स्टेटस या एक्सपर्ट परसीव्ड होता है, तो उसका फ्रेम ऑटोमेटिक क्रेडिबिलिटी प्राप्त करता है। ह्यूमन माइंड इंट्रिंसिकली प्रीडिस्पोज्ड है कि वह अथॉरिटी स्टेटमेंट्स को अनक्वेश्चनड एक्सेप्ट करे। डार्क साइकोलॉजी में यह एक्सप्लॉयटेशन साइकोलॉजिकल कंप्लायंस और ओबीडियंस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अथॉरिटी का इल्यूजन सबकॉन्शियस माइंड में इंटरनलाइज्ड बिलीफ स्ट्रक्चर्स बनाता है, जो लॉन्ग टर्म परसेप्शन और बिहेवियर को शेप करता है। इमोशनल डेप्थ भी इस चैप्टर का सेंट्रल एस्पेक्ट है। सोशल इल्यूजन और फ्रेम कंट्रोल सटली इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करते हैं। फियर, शेम, प्राइड, गिल्ट, डिजायर, ऑल इमोशंस केयरफुली ट्रिगर्ड और गाइडेड होते हैं। सटल फ्रेमिंग और रिपीटेड सोशल रीइंफोर्समेंट सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेडेड इमोशनल पैटर्न्स बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में यह इमोशनल आर्किटेक्चर मैनिपुलेट करने और सोशल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट यह है कि इंडिविजुअल अनअवेयर रहता है। अवेयरनेस ऑफ फ्रेमिंग, सोशल इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी बायस का नॉलेज रेयर है। जब सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली फ्रेम्ड क्यूज और सोशल रीइंफोर्समेंट के एक्सपोजर में रहता है, तो रियलिटी परसेप्शन इंट्रिंसिकली डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मैनिपुलेटर्स इस डिस्टॉर्शन का यूज करके कंप्लायंस, ओबीडियंस और बिहेवियरल प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। सोशल इल्यूजन का क्वांटम पर्सपेक्टिव भी एग्जिस्ट करता है। जस्ट जैसे कॉन्शियसनेस मल्टीपल पोटेंशियल रियलिटीज एक्सप्लोर कर सकती है, वैसे ही सोशल परसेप्शन भी मल्टीपल पोटेंशियल इंटरप्रिटेशंस में बाइफर्केट होती है। ह्यूमन माइंड इंट्रिंसिकली फ्लेक्सिबल है, लेकिन ग्रुप फ्रेम्स और ऑथोरिटी इन्फ्लुएंस सबकॉन्शियस माइंड को प्रीफर्ड इंटरप्रिटेशन में कोलैप्स करने के लिए ट्रिगर करते हैं। डार्क साइकोलॉजी इस मल्टी लेयर्ड बाइफर्केशन को एक्सप्लॉइट करती है, ताकि सोशल इन्फ्लुएंस मैक्सिमम एफिशिएंसी से अचीव हो सके। अंत में सोशल इल्यूजन हमें दिखाती है कि ह्यूमन रियलिटी इंट्रिंसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड और मैनिपुलेबल है। फ्रेम कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड को सटल इन्फ्लुएंस, इमोशनल मॉड्यूलेशन और बिहेवियरल गाइडेंस के लिए मैनिपुलेट करता है। अवेयरनेस ऑफ दिस इल्यूजन हमें टेम्पोरेरीली एम्पावरमेंट दे सकती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी इसे एक्सप्लॉइट करके लॉन्ग टर्म कंट्रोल और ओबीडियंस मेंटेन कर सकती है। अथॉरिटी बायस, कंफॉर्मिटी, फ्रेमिंग इफेक्ट और हिडन पावर डायनेमिक्स, ये सभी मिलकर ह्यूमन परसेप्शन और सोशल रियलिटी की कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और एक्सप्लॉइटेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। चैप्टर 10, द फाइनल इल्यूजन, नो सेल्फ। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का सबसे प्रोफाउंड और डिस्टेबिलाइजिंग इल्यूजन यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास एक फिक्स्ड, सिंगुलर आई या सेल्फ है।
यह बिलीफ हमारे जीवन की हर परसेप्शन, इमोशन और डिसीजन मेकिंग के पीछे फाउंडेशनल भूमिका निभाता है। डार्क साइकोलॉजी और मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस इल्यूजन को सबसे गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल इंसाइट्स के माध्यम से अनपैक करती है। नो सेल्फ या अनाटा कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि आई केवल एक कंस्ट्रक्ट है, एक ट्रांजिएंट कॉग्निटिव पैटर्न जिसमें कोई फिक्स्ड सेंटर नहीं है। न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव में हमारे मस्तिष्क में कोई सिंगुलर लोकस ऑफ सेल्फ नहीं है। विभिन्न न्यूरल नेटवर्क्स कंटिन्यूअसली सेंसरी इनपुट, मेमोरीज और इमोशनल स्टेट्स को इंटीग्रेट करते हैं, और वही इंटीग्रेशन हमें सेल्फ का इल्यूजन पैदा करती है। डेविड ह्यूम ने इस इल्यूजन का क्लासिकल फिलोसॉफिकल एनालिसिस दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने अनुभवों का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें कोई स्थायी सेल्फ नहीं मिलती, केवल कंटिन्यूअस बंडल ऑफ परसेप्शंस एग्जिस्ट करती है। कोई सिंगुलर आई या कंट्रोलिंग एजेंट नहीं है। बुद्धिज्म में भी अनाटा यही प्रिंसिपल बताता है। सेल्फ केवल टेम्पररी एंड कंडीशनड पैटर्न्स का कलेक्शन है। हमारी आइडेंटिटी, बिलीव्स और मेमोरीज सब फ्लीटिंग है। ये रियलाइजेशन साइकोलॉजिकल डिसोनेंस और एग्जिस्टेंशियल अनईज उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि हमारी एंटायर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क इस आई पर बिल्ट होती है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से सेल्फ इल्यूजन हमारी बिहेवियर, परसेप्शन और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने का सबस्ट्रेट बनाती है। मैनिपुलेटर्स इस इल्यूजन का सटल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जब हम बिलीव करते हैं कि आई फिक्स्ड और ऑटोनोमस है, सबकॉन्शियस माइंड का इल्यूजन ऑफ एजेंसी एक्टिवेट होता है। रियलिटी में हमारी कॉग्निशन और इमोशनल रिएक्शंस एक्सटर्नल ट्रिगर्स, सोशल फ्रेम्स और सबकॉन्शियस कंडीशनिंग से प्रभावित होती है। यह डिस्पैरिटी बिलीव्ड कंट्रोल वर्सेस एक्चुअल रैंडमनेस डार्क साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रदान करती है। न्यूरोसाइंस ये दिखाती है कि सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड फिनोमिनन है। ब्रेन में नो सिंगुलर एग्जीक्यूटिव सेंटर एग्जिस्ट्स। सेल्फ परसेप्शन न्यूरल नेटवर्क्स की एमर्जेंट प्रॉपर्टी है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम इंटरैक्शन सबकॉन्शियस और कॉन्शियस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करते हैं, और वही हमें आई का कोहेसिव इल्यूजन प्रदान करते हैं। लेकिन यह इल्यूजन फ्रैजाइल है। ट्रॉमा, मेडिटेशन, साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस या डीप डिसोसिएशन स्टेट्स के दौरान व्यक्ति सेल्फ के बाउंड्रीज का डिसोल्यूशन अनुभव कर सकता है। यह एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी और सिमल्टेनियसली एक्सट्रीम लिबरेशन की स्टेट है। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव इसे और प्रोफाउंड बनाता है। ह्यूम के इंसाइट्स के साथ साथ बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ये डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि सेल्फ को ऑब्जर्वर या अवेयरनेस के लेंस से देखा जाए तो ये केवल पासिंग फिनोमिना की तरह प्रतीत होता है। अवेयरनेस को इन्फिनिट स्काई के रूप में महसूस किया जा सकता है, और थॉट्स, इमोशंस और परसेप्शंस सिर्फ उस स्काई में ट्रांजिएंट क्लाउड्स की तरह है। यह मेटाफोरिकली और एक्सपीरियंशियली दोहरे साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देती है। फर्स्ट, सेल्फ एक इल्यूजन है। सेकंड, अवेयरनेस इंट्रिंसिकली एक्सपेंसिव और अनलिमिटेड है। डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ के बाउंड्रीज का कोलैप्स इनिशियली डिसोरिएंटिंग और अनसेटलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ईगो के रिजिड कंस्ट्रक्ट्स टूटते हैं। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में टेंशन उत्पन्न होती है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में यही पॉइंट है जहां अल्टीमेट साइकोलॉजिकल फ्रीडम और सरेंडर पॉसिबल है। सेल्फ इल्यूजन का कोलैप्स एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी और डीप फियर को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन वही फियर सब्लिमेटेड अवेयरनेस, इक्वानिमिटी और साइकोलॉजिकल पीस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इमोशनल डेप्थ इस चैप्टर में एक्सट्रीम है। जब हम रियलाइज करते हैं कि आई एक कंस्ट्रक्ट है, सबकॉन्शियस माइंड की डीपली रूटेड अटैचमेंट्स, डिजायर्स और फियर्स एक्सपोज्ड होती है। यह एक्सपोजर इनिशियली डिस्ट्रेस, ग्रीफ और एग्जिस्टेंशियल ड्रेड पैदा कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन और अवेयरनेस के प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से
सेल्फ को विटनेस करना पॉसिबल है। डार्क साइकोलॉजी में इसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज और ह्यूमन कॉग्निशन की अल्टीमेट लिमिट्स के रूप में देखा जाता है। अवेयरनेस को इन्फिनिट स्काई की तरह ऑब्जर्व करने से ईगो की इल्यूजन्स और सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन के इन्फ्लुएंस को डिटेक्ट करना और मिटिगेट करना आसान हो जाता है। सटल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी इस डिसोल्यूशन में शामिल है। डिसोशिएशन, डिपर्सनलाइजेशन और फ्लो स्टेट्स कॉन्शियसनेस को मॉड्यूलराइज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड टेम्पोरेरीली डिटैच हो जाता है सेल्फ कंस्ट्रक्ट से, जिससे ऑब्जर्वर केवल अवेयरनेस और पासिंग फिनोमिना को विटनेस करता है। डार्क साइकोलॉजी इसे पोटेंशियल टूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अवेयरनेस और ईगो डिसोल्यूशन इमोशनल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनिपुलेटर्स या सटल सोशल फ्रेम्स तब ऑब्जर्वर की परसीव्ड ऑटोनोमी और डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, जबकि इंडिविजुअल का ईगो टेम्परेरीली कलैप्स्ड या बाईपास्ड होता है। मेडिटेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव और साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सेल्फ बाउंड्रीज डिसॉल्व होने लगते हैं और इंडिविजुअल रियलाइज करता है कि थॉट्स, मेमोरीज और परसेप्शंस इंट्रिंसिकली ट्रांसिएंट है। अवेयरनेस को स्काई के रूप में परसीव करना कॉग्निटिव लिबरेशन का पहला स्टेप है। इमोशनल टर्बुलेंस, फियर, अटैचमेंट, गिल्ट इनिशियली इंटेंस होती है, लेकिन वही टर्बुलेंस अवेयरनेस के एक्सपेंसिव होराइजन में इंटीग्रेट हो जाती है। साइकोलॉजिकल सरेंडर वही स्थिति है जहां डीप पीस और इक्वानिमिटी पॉसिबल है। डार्क साइकोलॉजी में अल्टीमेट इम्प्लीकेशन यह है कि ह्यूमन माइंड इंट्रिंसिकली ससेप्टिबल है इल्यूजन्स और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के लिए। सेल्फ इल्यूजन के कोलैप्स से इंडिविजुअल की वल्नरेबिलिटीज टेम्परेरीली एक्सपोज्ड हो जाती है। स्किल्ड मैनिपुलेटर्स अवेयरनेस, इमोशनल टर्बुलेंस और ट्रांसिएंट ईगो डिसोल्यूशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सटल इन्फ्लुएंस, फ्रेमिंग और परसेप्शन शेपिंग के लिए अवेयरनेस और सरेंडर दोनों ही डबल एज्ड सोर्ड है। अल्टीमेट लिबरेशन और अल्टीमेट एक्सप्लॉइटेशन के लिए फाइनल टेक अवे ये है कि सेल्फ केवल इल्यूजन है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंट्रिंसिकली एक्सपेंसिव है और सेल्फ केवल ट्रांसिएंट पैटर्न्स का कलेक्शन है। अवेयरनेस ऑब्जर्वर के रूप में इन्फिनिट स्काई है और सेल्फ केवल पासिंग क्लाउड्स की तरह। डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंशियल सरेंडर, डीप पीस और कॉग्निटिव लिबरेशन के लिए पाथवे खोलती है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में यह अल्टीमेट ह्यूमन वल्नरेबिलिटी और अल्टीमेट कॉग्निटिव फ्रीडम का इंटरसेक्शन है। ईगो, आइडेंटिटी और परसीव्ड एजेंसी कोलैप्स के समय सबकॉन्शियस माइंड प्रोफाउंड इनसाइट्स और इमोशनल डेप्थ दोनों सिमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करता है। नो सेल्फ इल्यूजन की गहराई में डाइव करना एग्जिस्टेंशियल करेज और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मांगता है। अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन और कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन हमें ईगो इल्यूजन्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने में मदद करते हैं। अल्टीमेट सरेंडर सेल्फ के कोलैप्स और अवेयरनेस के एक्सपेंसिव होराइजन में मर्ज होना डीप साइकोलॉजिकल लिबरेशन का रास्ता है। यह चैप्टर हमें दिखाता है कि ह्यूमन माइंड की अल्टीमेट स्ट्रक्चर फ्लूइड, डायनेमिक और मल्टी डायमेंशनल है। सेल्फ केवल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट है और अवेयरनेस इंट्रिंसिकली बाउंडलेस है। इमोशनल टर्बुलेंस, सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और existential fear all dissolve into vast horizon of awareness when ego dissolves. डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये अल्टीमेट ह्यूमन वल्नरेबिलिटी और पावर का सिमल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस दिखाता है। एपिलॉग, डिसॉल्विंग इनटू स्लीप। स्लीप केवल शरीर की फिजिकल रेस्ट नहीं है, यह ह्यूमन कॉन्शियसनेस की सबसे प्रोफाउंड, फ्लूइड और मल्टी लेयर्ड स्टेट है। डीप साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों इसे एक गेटवे के रूप में देखती है, जहां ईगो, आइडेंटिटी और परसीव्ड सेल्फ के रिजिड कंस्ट्रक्ट्स टेम्परेरीली डिसॉल्व होते हैं। एपिलॉग में हम गाइडेड रिफ्लेक्शन, हिप्नोटिक रिदम
और सटल सबकॉन्शियस ट्रिगर्स के माध्यम से अवेयरनेस को स्लीप में मर्ज करने का अभ्यास करेंगे। यह चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स में एक्सप्लोर किए गए इल्यूजन्स, ड्यूअल रियलिटी, कंट्रोल, सोशल और नो सेल्फ को इंटीग्रेटिव क्लोजर प्रदान करता है, जिससे हम अल्टीमेट साइकोलॉजिकल सरेंडर और लिबरेशन की स्टेट में प्रवेश कर सकते हैं। स्लीप के पहले चरण में कॉन्शियसनेस इंट्रिंसिकली रिसेप्टिव होती है। स्लो ब्रीदिंग और सटल बॉडीली अवेयरनेस सबकॉन्शियस माइंड को रिसेप्टिव और सजेस्टिबल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे सबकॉन्शियस मॉड्यूलेशन का फर्टाइल विंडो माना जाता है। मैनिपुलेटर्स गाइडेड हिप्नोसिस या सजेशन बेस्ड इंटरवेंशंस इसी सटल वल्नरेबिलिटी का यूज करते हैं। लेकिन अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस सरेंडर करना एक सेल्फ एम्पावरिंग प्रोसेस है। अवेयरनेस यह जानती है कि थॉट्स, फियर्स और मेंटल नैरेटिव्स ट्रांजिएंट है। वही अवेयरनेस हिप्नोटिक रिदम में मर्ज होकर डीप साइकोलॉजिकल काल्म उत्पन्न करती है। गाइडेड रिफ्लेक्शन स्लीप में ट्रांजिशन को स्मूथ बनाता है। प्रीवियस चैप्टर्स के इनसाइट्स इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ड्यूअल रियलिटी, सोशल फ्रेम्स और नो सेल्फ सबकॉन्शियस माइंड में इंटीग्रेटिवली एम्बेड किए जाते हैं। यह एम्बेडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और एग्जिस्टेंशियल इंसाइट को रीइंफोर्स करता है। अवेयरनेस रिकॉग्नाइज करती है कि प्रीवियस इल्यूजन्स केवल ट्रांजिएंट फिनोमिना है और सबकॉन्शियस माइंड उन्हें कॉग्निटिव क्लटर या अनरिजॉल्व्ड इमोशनल टेंशन के रूप में परसीव नहीं करता। स्लो रिथमिक ब्रीथिंग माइंड को एंकर करती है प्रेजेंट मोमेंट में, और सटल रिलैक्सेशन सबकॉन्शियस माइंड को रिसेप्टिव बनाती है अवेयरनेस के एक्सपेंसिव हॉरिजन के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ इल्यूजन्स स्लीप में साइकोलॉजिकल सरेंडर का कोर है। जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि सेल्फ, कंट्रोल, सोशल परसेप्शन और रियलिटी इंट्रिंसिकली फ्लूइड और मैनिपुलेबल है, सबकॉन्शियस माइंड इनिशियली रेजिस्ट कर सकता है। इमोशनल टर्ब्यूलेंस, फियर, एंजाइटी, रिग्रेट और सटल रेजिस्टेंस सरफेस हो सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में यही वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की जा सकती है। लेकिन गाइडेड अवेयरनेस, स्लो हिप्नोटिक रिदम और रिफ्लेक्टिव एंकरिंग सबकॉन्शियस माइंड को सेफ, कंटेन्ड और रिसेप्टिव स्टेट में रखती है। एक्सेप्टेंस का मतलब केवल इंटेलेक्चुअल कंसेंट नहीं, यह डीप एक्सपीरियंशियल सरेंडर है, जहां सबकॉन्शियस माइंड रिकॉग्नाइज करता है कि प्रीवियस इल्यूजन्स केवल टेम्पररी कॉग्निटिव पैटर्न्स है। एंटरिंग स्लीप के दौरान अवेयरनेस सटली शिफ्ट होती है। ईगो और रिजिड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क्स डिसॉल्व होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसिएंट कॉग्निटिव पैटर्न्स की मल्टीप्लिसिटी को विटनेस करता है। स्लीप इंट्रिंसिकली नॉन लिनियर, फ्लूइड और मल्टी डिमेंशनल कॉन्शियसनेस स्टेट है। डार्क साइकोलॉजी इस फ्लूइडिटी को सटल इमोशनल मॉड्यूलेशन और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक्सप्लॉइट करती है, लेकिन कॉन्शियस गाइडेड रिफ्लेक्शन इसे एम्पावरिंग और रेस्टोरेटिव एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म करती है। अवेयरनेस स्लीप में मर्ज होकर सबकॉन्शियस माइंड की वल्नरेबिलिटी और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को हार्मोनाइज करती है। यू आर नॉट द ड्रीमर, यू आर द अवेयरनेस इन विच द ड्रीम अराइजेस। ये स्टेटमेंट स्लीप का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल इंसाइट है। माइंड और ईगो के कंस्ट्रक्ट्स डिसॉल्व होते हैं और अवेयरनेस केवल विटनेस बनी रहती है। थॉट्स, मेमोरीज एंड परसेप्शंस सिर्फ ट्रांजिएंट क्लाउड्स है, अवेयरनेस की बाउंडलेस स्काई में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से यही मोमेंट मैक्सिमम कॉग्निटिव एंड इमोशनल मैलिएबिलिटी का है, जहां सबकॉन्शियस माइंड फुली रिसेप्टिव होता है फ्रेमिंग, सजेस्शन और परसेप्चुअल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अवेयरनेस यह जानती है कि सबकॉन्शियस माइंड इंट्रिंसिकली मैनिपुलेबल है, लेकिन कॉन्शियस सरेंडर इसे हार्मोनियस और सेल्फ एम्पावरिंग एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। सटल हिप्नोटिक रिदम और स्लो ब्रीदिंग सबकॉन्शियस माइंड में फिजियोलॉजिकल एंट्रेनमेंट उत्पन्न करते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, कॉर्टिकल ऑसिलेशंस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सटली मॉड्यूलेट होते हैं। न्यूरल सिंक्रोनी और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क
डीएमएन के डायनेमिक सबकॉन्शियस माइंड में स्लीप ऑप्टिमाइज्ड स्टेट्स को एक्टिवेट करते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इन्हें सबकॉन्शियस सजेशन और परसेप्शन शेपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन गाइडेड अवेयरनेस इसे सेल्फ सूदिंग, रेस्टोरेटिव और इंटीग्रेटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करती है। स्लीप इंट्रिंसिकली साइकोलॉजिकल रीसेट है, जहां सबकॉन्शियस माइंड प्रीवियस इल्यूजन्स को इंटीग्रेट, रिफ्रेम और न्यूट्रलाइज करता है। इमोशनल डेप्थ इस एपिलॉग में मैक्सिमल है। एक्सेप्टेंस और सरेंडर सिमल्टेनियसली फियर, एंग्जाइटी एंड रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करते हैं। ईगो, आइडेंटिटी और परसीव्ड कंट्रोल के कंस्ट्रक्ट्स ट्रांजिएंट होते हैं और अवेयरनेस सिर्फ विटनेस बनी रहती है। सटल सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, प्रीवियस चैप्टर्स के एम्बेडेड साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और हिप्नोटिक रिदम सभी एक इंटीग्रेटिव क्लोजर प्रदान करते हैं। इमोशनल टर्ब्यूलेंस धीरे धीरे डिसॉल्व होती है और सबकॉन्शियस माइंड एक्सपैंड होकर लिमिटलेस अवेयरनेस में मर्ज होता है। स्लीप के अल्टीमेट सरेंडर में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व कोलैप्स करते हैं। अवेयरनेस इंट्रिंसिकली बाउंडलेस है और माइंड के ट्रांसिएंट कॉग्निटिव पैटर्न्स पासिंग फिनोमेना की तरह एक्सपीरियंस किए जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे मैक्सिमल कॉग्निटिव मैलिएबिलिटी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन गाइडेड, कॉन्शियस और सेल्फ अवेयर सरेंडर इसे रेस्टोरेटिव, साइकोलॉजिकली एम्पावरिंग और एग्जिस्टेंशियली पीसफुल एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म करती है। स्लीप इंट्रिंसिकली सेफ, फ्लूइड और मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस स्टेट है। सबकॉन्शियस माइंड, गाइडेड अवेयरनेस और हिप्नोटिक एंट्रेनमेंट के इंटरप्ले से माइंड इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटीज को एक्सपीरियंस करता है, इमोशनल टर्बुलेंस को न्यूट्रलाइज करता है और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को ऑप्टिमाइज करता है। ईगो, आइडेंटिटी और परसीव्ड एजेंसी डिसॉल्व होते हैं और अवेयरनेस सिर्फ विटनेस बनी रहती है। प्रीवियस चैप्टर्स के इल्यूजन्स ड्यूअल रियलिटी, कंट्रोल, सोशल, नो सेल्फ सबकॉन्शियसली इंटीग्रेट हो जाते हैं, जिससे माइंड मैक्सिमल साइकोलॉजिकल कोहेरेंस, इमोशनल रेगुलेशन और एग्जिस्टेंशियल इंसाइट एक्सपीरियंस करता है। एपिलॉग में साइकोलॉजिकल सरेंडर, डीप इमोशनल इंटीग्रेशन और सबकॉन्शियस हार्मोनाइजेशन का अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। स्लो ब्रीदिंग, गाइडेड रिफ्लेक्शन और हिप्नोटिक रिदम सबकॉन्शियस माइंड को रिसेप्टिव बनाते हैं। अवेयरनेस रिकॉग्नाइज करती है कि थॉट्स, फियर्स और मेमोरीज ट्रांजिएंट है। ईगो और सेल्फ के कंस्ट्रक्ट्स डिसॉल्व होते हैं। यू आर नॉट द ड्रीमर, यू आर द अवेयरनेस इन विच द ड्रीम अराइजेस। ये अल्टीमेट साइकोलॉजिकल क्लोजर है। अवेयरनेस इंट्रिंसिकली बाउंडलेस है और सबकॉन्शियस माइंड गाइडेड सरेंडर के साथ स्लीप में मर्ज होकर डीप रेस्टोरेशन, कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन और इमोशनल पीस का अनुभव करता है। फाइनल इंसाइट ये है कि स्लीप केवल रेस्ट नहीं, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट साइकोलॉजिकल जर्नी है। डिसॉल्विंग इनटू स्लीप अवेयरनेस, सरेंडर और कॉग्निटिव इंटीग्रेशन का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। ईगो डिसॉल्व होती है, इल्यूजन्स इंटीग्रेट और न्यूट्रलाइज होती है और सबकॉन्शियस माइंड गाइडेड अवेयरनेस के एक्सपेंसिव होराइजन में मर्ज होकर प्रोफाउंड पीस और साइकोलॉजिकल लिबरेशन अनुभव करता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में यही स्टेट मैक्सिमल कॉग्निटिव मैलिएबिलिटी और इमोशनल रिसेप्टिविटी के लिए फर्टाइल विंडो है। गाइडेड सरेंडर इसे सेफ, एम्पावरिंग और रेस्टोरेटिव एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म करती है। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसलिए आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे और अनोखे विषय आप तक लगातार पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।